नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गीता ज्ञान संस्थानम और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठी में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं को गीता का सार अपने जीवन में करना चाहिए आत्मसात। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पंचकुला के साथ साथ कई शहरों में होगा आयोजन। देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ी लेंगे भाग। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन ने दी दस्तक। इटली से लौटा 20 साल का युवक हुआ संक्रमित। और अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह की कड़ी में गीता ज्ञान संस्थानम में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसी के साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद सुनीता दुग्गल और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया भी इस दौरान समारोह में उपस्थित रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती पूरे विश्व को जीवन जीने की राह दिखाती है। जब भी कोई व्यक्ति उलझनों में होता है तो गीता ही उनको राह दिखाने का काम करती है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि गीता हमें ऊर्जा कर्म करने का संदेश देती है। भगवत गीता कहती है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश समस्त मानवता के लिए दिया गया है। मेरा तो इतना ही कहना है कि गीता ये जीवन का सार है। गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है, मैं समझता हूं हम सबके लिए दिया था। और ये गीता का संदेश अपने जीवन में पूरे का पूरा उतर जाए तो इस जैसी तो बात नहीं, लेकिन अगर एक श्लोक भी ठीक से आपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जब गीता का अध्ययन शुरू किया तो दूसरे श्लोक का 47वां दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसके ऊपर आज एक पुस्तक का भी विमोचन किया है, इसको ही अगर ध्यान से देखा जाए तो कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो, फल मिलेगा। कोई कर्म निष्फल नहीं जाता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है, मिलेगा तो अपने आप मिलेगा। और जिसने जीवन में ये धारण कर लिया तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आज सबसे बड़ा कारण चिंता का वो फल की अपेक्षा है कि मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। और जिसने फल की अपेक्षा कर ली तो असहज होना स्वाभाविक है, क्योंकि मन बहुत चंचल है और अपेक्षा मानो क्या कर बैठे, उसका थोड़ा सा भी कम मिला तो असंतोष पैदा होगा, निराशा आएगी। लेकिन यदि हमने गीता के श्लोक पर थोड़ा भी ध्यान दिया तो निराशा दूर तक भी हमारे मन को छुएगी नहीं। सदैव हम आशा से भर करके, तेज से भर करके, ऊर्जा से भर करके कर्म करने की प्रेरणा लेके आगे चलते रहेंगे। तो युवाओं के लिए आज के इस अवसर पर मैं इतनी ही बात कहूंगा, क्योंकि समय भाषण का नहीं है, केवल इतना ही है कि गीता के सार को जीवन में उतारें। ये हमारे लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के लिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के सफल आयोजन के लिए 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। 5 फरवरी से 14 फरवरी 2022 तक होने वाले इन खेलों में 25 प्रकार के विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खेलों का शुभारंभ 5 फरवरी को पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा। पंचकुला के साथ साथ अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के लिए विकास के लिए 250 करोड़ रुपए के खर्च किए जाएंगे, जिसमें 150 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और 100 करोड़ रुपए अन्य उपकरणों व सुविधाओं के लिए खर्च होंगे। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा निरंतर खेलों में आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार हर वर्ष खेलों के बजट में वृद्धि कर रही है। इसके अलावा
हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जहां देश ही नहीं दुनिया में ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक राशि इनाम स्वरूप दी जाती है। खेलों में हो रही हरियाणा की प्रगति को देखते हुए अन्य प्रांत भी हरियाणा की खेल नीति का अध्ययन कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने हर जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर बनाने की भी घोषणा की है। खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से खेलों के लिए तैयार करने के लिए पंचकुला में साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा करनाल, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम में भी इस तरह के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस बार का जो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, हरियाणा को मेज़बानी के लिए मिला है। तो इसके लिए पहले तो मैं भारत सरकार का, हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया। इससे पहले 3 बार हो चुका और ये चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 5 फरवरी से 14 फरवरी ऐसा ये समय इसका तय हुआ है। सारे देश भर के लगभग 10,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स इन खेलों में आएंगे। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सॉफ्ट आइटम्स हैं, हार्ड आइटम्स हैं, उन सब के लिए प्लानिंग सारी बन गई है। मोटे रूप से इसका जो अनुमान हमारा है कि इस आयोजन के लिए हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों मिलाकर, हार्ड यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, सॉफ्ट यानी जो इन खिलाड़ियों के लिए बाद में व्यवस्था में जो काम करने होंगे, सबका मिलाकर 250 करोड़ रुपए का खर्च है। इसका एक बार निरीक्षण करने का कार्यक्रम मैंने बनाया इसीलिए कि हम अपनी तैयारियां सारी ठीक से उसका कर सके, रिव्यू कर सकें, कहीं कोई कठिनाई हो तो उसको समय अभी है उसको दूर कर सकें। कुल हमारी जो खेल होंगे, आइटम्स होंगी, 25 प्रकार के खेल, ये सब खेलो इंडिया में होने वाले हैं। जो इसका ओपनिंग सेरेमनी है वो 5 तारीख को हाँ ओपनिंग सेरेमनी होगी और ऐसे ही क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो 14 तारीख को होगी। ठहरने के लिए होटल जितने हैं उनके लोगों से टेंडर दे दिया गया, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं वो सारा उसका करके ऐसे ही उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं भी टेंडर के माध्यम से कर दी गई। वर्तमान में चूँकि ये पहली बार यहाँ हो रहा है और ये स्टेडियम में भी जितनी नई चीज़ें बन रही हैं, पहली बार देख रहे हैं, इतनी तो पहले थी नहीं, सिवाय क्रिकेट स्टेडियम के और कोई चीज़ यहाँ बड़ी नहीं थी। अब तो हमारा जो निदेशालय है वो भी यहीं बन गया है खेल स्पोर्ट्स का, और उसको भी हमने सारी फैसिलिटीज़ को दे दी हैं। जितना और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पहली बार बन रहा है, उसका सारे का हम उपयोग करेंगे। खेलों के लिए हम निरंतर हर साल आगे बढ़ रहे हैं। ये जो खेलों के बजट को हम हर साल बढ़ा रहे हैं, आवश्यकता के हिसाब से जितनी जितनी आवश्यकता होगी, जितना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब में लगातार बढ़ाएंगे। हमने इनाम के नाते से तो आपको पता ही है कि हरियाणा जो है देश भर का क्या दुनिया भर का सबसे ज़्यादा इनाम देने वाला ये प्रदेश है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। चंडीगढ़ में एक 20 साल के युवक में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। संक्रमित युवक 22 नवंबर को इटली से आया था, तभी से वह नियमों के मुताबिक होम क्वारंटाइन था, जबकि युवक 1 दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाया गया था। उसके बाद उसकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई थी। युवक में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि इस युवक के संपर्क में आए अन्य 7 लोगों की कोरोना रिपोर्ट भी कराई गई, जिसमें वह सभी नेगेटिव मिले हैं। हालांकि सभी को क्वारंटाइन रखा गया है। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सख्ती कर दी है। हाई रिस्क वाले 8 देशों से लौटे यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यूटी प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि कोविड टेस्ट के साथ यात्रियों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। कृषि कानून को लेकर यमुनानगर के टोल प्लाजा पर किसान लगातार 1 साल से अधिक समय से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, जिसके चलते कृषि कानून की वापसी को लेकर शनिवार से किसानों की घर वापसी हो गई है। वहीं किसानों ने घर वापसी के लिए एक दूसरे किसानों को लड्डू खिलाकर और फूल मालाएं पहनाकर व ढोल बजाकर नाचते हुए स्वागत किया और कहा कि वह अपने घर वापसी सही सलामत पहुंचे। लेकिन वहीं पर किसान नेताओं ने कहा है कि यह हमारी घर वापसी तब तक के लिए है जब तक तीनों कृषि कानून में मांगे पूर्ण रूप से न मानी जाए। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर के बाद यदि उनकी मांगे मान ली जाती हैं तो वह अपने घर पर रहेंगे, लेकिन यदि मांगे नहीं मानी जाती तो यह आंदोलन फिर से शुरू होगा। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा धरना अब समाप्त हो गया है। अब दिल्ली से पंजाब व हरियाणा के किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में किसानों को बहुत कुछ सहना पड़ा। आंदोलन के चलते 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी और आखिर में सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। आज एक तरफ किसानों के चेहरे पर जीत की खुशी है तो दूसरी तरफ उन किसानों के प्रति दुख भी है जिन्होंने आंदोलन में अपनी शहादत दी है। इसके तहत बस्तार टोल प्लाजा पर आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में
किसानों ने रक्तदान करके शहीद किसानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। किसानों ने कहा कि जब भी देश को उनके खून की जरूरत होगी वे हमेशा तैयार रहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंबाला प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह के निवास स्थान पर पहुंचे। उन्होंने यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें पूरे जिले के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। यहां पर उन्होंने 16 दिसंबर को सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही और पंचकुला में 11 बजे कार्यकर्ताओं को इकट्ठे होने को कहा है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। वहीं उन्होंने अभय चौटाला के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने संगठन को मजबूत करने की रणनीति के बारे में जानकारी दी। इंडियन नेशनल लोकदल जिला अम्बाड़ा की आज बैठक बुलाई गई थी। 16 दिसंबर को एचपीएससी के ऑफिस का हम घेराव करेंगे पूरे प्रदेश की ओर से। 11 बजे का समय रखा गया है। सेक्टर 5 का जो ग्राउंड है पंचकुला में, उस मैदान में हम 11 बजे सभी लोग इकट्ठे होंगे और एचपीएससी के दफ्तर का घेराव करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी न खर्ची न पर्ची। अब इन्होंने नारा लगा दिया बीजेपी वालों ने कि खर्ची पर्ची बंद, बड़ी अटैची का करो प्रबंध। अब हम उस दिन सरकार बड़े जो लोग नारा लगाते थे हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, अब तो जहां से नौकरियां दी जाने का जो एक बहुत बड़ा एचपीएससी का दफ्तर है जहां से नौकरी दी जाती है युवाओं को, वहीं पर बड़ी बड़ी अटैचियां भर के मंगवाई जा रही जो पकड़ी गई है। करोड़ों करोड़ों की अटैचियां पकड़ी जा रही है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? ये सरकार, मुख्यमंत्री, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और इसलिए सरकार की पोल खोलने के लिए, सरकार को नंगा करने के लिए हम लोगों ने 16 तारीख को सरकार का घेराव रखा है। चीन जिले के नागरिक अस्पतालों में चिकित्सक 13 दिसंबर यानी कल हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते हजारों लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में चिकित्सकों ने नागरिक अस्पताल के मुख्य गेट पर एकत्रित होकर आमजन से आह्वान किया है कि वो इस हड़ताल में उनका साथ दें। स्वास्थ्य विभाग में सीधे एसएमओ की भर्ती व अन्य मांगों को लेकर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी चिकित्सक 13 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे और जनरल ओपीडी बंद रहेगी। इसके बाद 14 दिसंबर को इमरजेंसी सेवाओं तक को भी बंद कर दिया जाएगा। इसमें पोस्टमार्टम सहित अन्य इमरजेंसी सेवाएं शामिल रहेंगी। इसे लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं और आमजन से इस हड़ताल में सरकारी चिकित्सकों का सहयोग देने की अपील तक की गई है। एसोसिएशन की मांग है कि स्वास्थ्य विभाग में सीधे तौर पर एसएमओ की भर्ती ना की जाए, पीजी पॉलिसी में बदलाव लाकर पहले की तरह हरियाणा सरकार के डॉक्टरों को 40% आरक्षण दिया जाए, प्रदेश में स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की शीघ्र भर्ती की जाए। चिकित्सकों ने कहा कि वो विभाग में एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर पिछले काफी समय से लगातार रोष जताते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर विभाग तथा सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार 22 दिनों बाद भी बूचड़खाने की तरफ प्रशासन और सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जिसको लेकर हर रोज यहां पर आसपास के ग्रामीण व संस्थाएं एकत्रित होने शुरू हो रही हैं और धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते बूचड़खाने के विरोध में पतंजलि उत्पादक विक्रेता इकट्ठे हुए और विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि वह गांव कांजुनी में किसी भी सूरत में बूचड़खाना खुलने नहीं देंगे। यदि जरूरत पड़ी तो बाबा रामदेव को भी बुलाया जाएगा। उन्होंने बूचड़खाना मालिक, प्रशासन और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और कहा कि जिस तरह से लगातार 22 दिनों के बाद भी उनकी ना तो प्रशासन ने कोई सुध ली है और न ही सरकार ने, इसको लेकर वह अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। मैं अमित काम्बोज, तहसील प्रभारी पतंजलि योग समिति। आज हम इस स्थान पे पहुंचे हैं, अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जो ये एनओसी इस कत्लखाने की जीव हत्या के करने की उसकी फैक्ट्री की दी है, इसको तुरंत रद्द करे, क्योंकि ये जो है ना सरासर इससे वातावरण प्रदूषित होगा और ये बहुत अनैतिक कार्य है। तो ये एनओसी रद्द करने की हम पूरी मांग करते हैं और हम अपनी संस्था की तरफ से इस अपनी प्रबंधक समिति को विश्वास देते हैं कि हम हर समय पूरी कंधे से कंधा मिला के पूरी इसके साथ रहेंगे और कोशिश करने पे अगर जरूरत पड़ी तो हम संस्था से बात करके स्वामी रामदेव जी को भी यहाँ लेके आएंगे, ताकि जो है ना और ये कत्लखाना हम यहाँ खुलने देंगे। बिल्कुल। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।